हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट के ऊपर बात करेंगे। व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम 2 और उसके लेसन 12 के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेसन 11 तक की चीजों को देख लिया है। लेसन 12 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, खासतौर पर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आप इस चैप्टर से हल कर सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत जबरदस्त वर्ड्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लेसन 12 के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वह है एडमोनिस। चलिए सबसे पहले हम एडमोनिस का पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि एडमोनिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या। एडमोनिस कैटेगरी से वर्ब है। देखिए एडमोनिस का अर्थ क्या होता है। अगर आप किसी को एडमोनिस करते हैं तो आप उसको डांटते हैं, आप उसको फटकारते हैं, ना खरी खोटी सुनाते हैं। देखिए ये सब हिंदी अलग अलग शब्दावली है, लेकिन इनके अंदरूनी जो भाव है ना वो एक ही है। तो इसका सिंपल अगर हम हिंदी कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा डांटना फटकारना। डांटना फटकारना। अगर आप किसी को एडमोनिस करते हैं तो आप उसको डांटते हैं, आप उसको फटकारते हैं। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास डांटने के लिए। और कितने बहुत वर्ड्स है। अगर आप एक अच्छे थिसॉरस में अगर आप कंसल्ट करेंगे, अच्छे थिसॉरस को कंसल्ट करेंगे तो आपको डांटने से संबंधित आपको काफी वर्ड मिलेंगे। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके थोड़ा सा सिनोनिम्स को देखते हैं। तो अगर आप किसी को अगर आप एडमोनिस करते हैं तो आप उसको रिब्यूक करते हैं। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना फटकारना। चलिए चाइल्ड, एस्कॉल्ड, है ना। चलिए बिरेट, कई तरह के वर्ड्स हैं। आप ठीक है ना, डांटने या फटकारने के लिए कई तरह के वर्ड है। अगर फ्रेज के बारे में बात करते तो लेस आउट, ठीक है ना। कई तरह के डांटने और फटकारने के लिए हमारे पास वर्ड है रिप्रूव। वर्ड को और भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना अभी जो है ना, अभी के लिए इतना सफिशियंट है। अगर आप किसी को एडमोनिस करते हैं आप उसको डांटते हैं फटकारते हैं। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रशंसा करना, प्रेज, कमेंट, ठीक है ना। इसका जो अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसके एंटोनिम्स भी तो सिनोनिम्स की तरह बहुत सारे हो जाएंगे। प्रशंसा करने के लिए केवल प्रेज और कमेंट थोड़े है, बहुत सारे वर्ड्स है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। वो सारे के सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। चलिए अब इसका हम लोग यूज देखते हैं कि सेंटेंस में इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस चेक किया जाए। उसके एक सेंटेंस है कि उसके पिता के द्वारा उसे कसकर डांटा गया, है ना। उसके पिता के द्वारा उसे कसकर डांटा गया। चलिए हमको ऐसा बात कहना है। चलिए हम कैसे कहेंगे। पहले ये लाइन पैसिव सेंटेंस में है। चलिए ही वाज सेवियर। सेवियर का मतलब होता है ना कठोर रूप से। ही वाज सेवरली, ठीक है ना। चलिए डांटने के लिए हमारे पास इतने सारे वर्ड्स, हम इतने सारे एडमोनिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाइल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कॉल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। ही वाज सेवरली, चलिए एडमोनिस का प्रयोग कर रहे हैं। एडमोनिस को देख रहे हैं। ही वाज सेवरली एडमोनिस्ड बाय हिज फादर। चलिए तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहा। ये हमारा रहा एडमोनिस। हमारा सेकंड जो वर्ड है वह है एपैथी। एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप किसी चीज के प्रति एपैथी दिखलाते हैं तो आप उसमें कोई तरह का रुचि नहीं रखते हैं, है ना। आप जिए चाहे मरे, हमको यार कोई मतलब नहीं है, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इसी को कहते हैं एपैथी। एपैथी का मतलब है कि आप किसी चीज में रुचि नहीं रखते हैं, किसी के प्रति रुचि आप नहीं दिखलाते, रुचि का अभाव होता है, ठीक है ना। किसी चीज के प्रति रुचि का अभाव होता है। अब देखिए जनता जिए जनता मरे, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार जनता के प्रति, लोगों के प्रति क्या रखती है, एपैथी रखती है। इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो उदासीनता। अगर इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो उदासीनता, ठीक है ना। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। इस एपैथी के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। इंडिफरेंस। इसका अगर हम सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। इंडिफरेंस। बहुत बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट से आपको देखिए एक्सप्लेनेशन जबरदस्त चीज होता है। सिनोनिम्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। मेरा मत है कि सिनोनिम्स वर्ड के अंदरूनी भाव को नहीं समझा पाता है, ये समझाएगा उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वर्ड का राइट मीनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। केवल उदासीनता कहने से आपको क्या समझ में आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना, तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा कि एपैथी का मतलब क्या है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट। चलिए इसके और भी सिनोनिम्स है। अनकंसर्न,
है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए अब ये इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, चलिए इसके एंटोनिम्स की ओर थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा उत्साह, है ना, रुचि। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, ठीक है ना, इंटरेस्ट। इसका अगर एंटोनिम्स के बारे में अगर बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंथुजियाज्म, इंटरेस्ट, और अगर कहें तो उत्साह या रुचि, उत्साह या रुचि। चलिए हमको कहना है ना कि मतदाताओं के बीच ना उदासीनता व्याप्त है। हमको ऐसे कहना है कि मतदाताओं के बीच उदासीनता व्याप्त है, यानी कि कोई सरकार बने, किसी की सरकार बने, यार हमको मतलब नहीं है, हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, चाहे सरकार किसी का बने। लोगों के बीच आमतौर पर अब ये सोच हो गया है, ठीक है ना। लोग अब लाइन में लग करके वोट नहीं देना चाहते हैं, यार कोई जीते कोई हारे। तो ये क्या है, लोगों में एपैथी है, लोगों में एपैथी है। हमको कहना है कि लोगों में है ना उदासीनता व्याप्त है। हमको सिंपल भाषा में ऐसे कहना है कि लोगों में, है ना, वोटरों में, मतदाताओं में उदासीनता व्याप्त है। मतदाताओं में उदासीनता व्याप्त है। कहने का मतलब है कि मतदाता अब लाइन में लगकर के वोट नहीं देना चाहते, कोई हारे कोई जीते उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपने काम की ओर ध्यान देना चाहते हैं। मतदाताओं में उदासीनता व्याप्त है। हमको सिंपल भाषा में ऐसे कहना है। हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर यही हमको लिखना है तो एपैथी, सॉरी इसको अगर हमें बनाना है तो देयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए देयर इज, हम इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देयर इज, चलिए देयर इज सिंपल बना सकते हैं, देयर इज एपैथी, देयर इज एपैथी एमोंग द, देयर इज एपैथी एमोंग द, है ना, इलेक्टोरेट, है ना, चाहे वोटर्स, चलिए वोटर्स ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए देयर इज एपैथी एमोंग द वोटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका अगर सरल अगर हिंदी कहें तो इसका सरल हिंदी ऊपर में लिखा हुआ है, मतदाताओं में उदासीनता व्याप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि मतदाता किसी तरह के अपने मत का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, इसके प्रति वो उदासीनता का भाव रखते हैं। चलिए हमको कहना है कि लोगों की उदासीनता के कारण कोई अभियान नहीं चला, सरकार कोई अभियान निकालती है, चलो स्वच्छ इंडिया मिशन, हाँ ठीक है ना, एक अभियान निकला स्वच्छ इंडिया मिशन, लेकिन सरकार का ये जो अभियान है लोगों की उदासीनता के कारण, अरे यार हमको इस सफाई से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ये लोगों में उदासीनता है और जिसके कारण अभियान सफल नहीं हो सका। हमको कहना कि लोगों की उदासीनता के कारण, है ना, अभियान सफल नहीं हो सका। चलिए ठीक है, हम इसको अगर हम बनाते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, लोगों के उदासीनता के कारण, लोगों की उदासीनता के कारण, ठीक है ना, अभियान, कोई अभियान था, ठीक है ना, सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका। चलिए हमको ऐसा कहना है। अब ये बात कैसे बनेगा, चलिए हम कहेंगे अभियान के लिए द कैंपेन, है ना, कैंपेन का मतलब अभियान, द कैंपेन, नहीं सका मतलब विफल हो गया, ठीक है ना, फेल्ड, द कैंपेन फेल्ड मतलब सफल नहीं हो सका मतलब विफल हो गया, ठीक है ना, द कैंपेन फेल्ड, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ, है ना, ड्यू टू, सिंपल ऐसे बना सकते हैं, ड्यू टू क्या है, पब्लिक एपैथी, ड्यू टू पब्लिक एपैथी। तो ये हमारा एपैथी का यूज रहा। अगर आप किसी के प्रति एपैथी दिखलाते हैं, उसके प्रति आप लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखलाते हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड एप्रोबेशन, हमारा थर्ड वर्ड जो है ना, ये सेकंड वर्ड था, हमारा जो थर्ड वर्ड है वो एप्रोबेशन, हमारा थर्ड जो है वो है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जो ऑफिशियल जो स्वीकृति होता है, जो ऑफिशियल तौर पर जो स्वीकृति दिया जाता है वो एप्रोबेशन कहलाता है, ठीक है ना, स्वीकृति या प्रशंसा कह लीजिए। चलिए एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, आधिकारिक, आधिकारिक मतलब ऑफिशियल, आधिकारिक स्वीकृति, स्वीकृति, है ना, या प्रशंसा, स्वीकृति, सॉरी, आधिकारिक स्वीकृति या प्रशंसा को हम लोग एप्रोबेशन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसेंट, ठीक है ना, अनुमति, ठीक है ना, एसेंट का मतलब अनुमति, सहमति। चलिए और भी देख लेते हैं, इंडोर्समेंट, और भी देख लेते हैं, इंडोर्समेंट। और इसका सबसे, लेकिन सबसे नजदीकी जो सिनोनिम्स होगा, अगर कहा जाए कि इसका सबसे नजदीकी, अगर मान लीजिए एसेंट भी दे दिया और अगर अप्रूवल भी दे दिया, आप ऐसे समझिए, तो इसका जो सबसे जो करीबी जो इसका सिनोनिम्स होगा वो अप्रूवल होगा। अप्रूवल का भी मतलब होता है स्वीकृति या प्रशंसा। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसिज्म, आलोचना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसिज्म, आलोचना।
चलिए, तो ये रहा हमारा एप्रोबेशन। ठीक है, चलिए हम लोग वर्ड नंबर 4 की ओर आते हैं। वर्ड नंबर 4 देखते हैं, आर्टिफाइस। ये आर्टिफाइस क्या है भाई, थोड़ा सा आर्टिफाइस को थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिफाइस का मतलब होता है चालबाजी, है ना। आर्टिफाइस का मतलब होता है चालबाजी, बस आप ऐसा समझिए। अब चालबाजी, ठीक है ना, आर्टिफाइस का मतलब होता है चालबाजी। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आर्टिफाइस का सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रिकरी, ट्रिकरी, ठीक है ना, चालबाजी और डिसीट, चालबाजी, और भी चालबाजी के लिए कनिंग, कनिंग मतलब धूर्तता या चालबाजी, ठीक है ना। चलिए, आर्टिफाइस एक अच्छा वर्ड है। हमको कहना है कोई सीधा साधा आदमी है ना, किसी भी प्रकार का चालबाजी उसमें नहीं है, उसमें किसी भी तरह का चालबाजी नहीं है, बस हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। चलिए, आर्टिफाइस का मतलब क्या होता है, चालबाजी। हमको कैसे लिखेंगे, ही इज ए सिंपल मैन। अगर इसी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ही इज ए सिंपल मैन, ही इज अ सिंपल मैन, एकदम सीधा साधा आदमी है, ही इज ए सिंपल मैन, ठीक है ना। चलिए, फ्री ऑफ, है ना, आर्टिफाइसेस, फ्री ऑफ आर्टिफाइसेस। चलिए, इसका हिंदी क्या हुआ कि वो एक साधारण सा आदमी है, एकदम सिंपल मैन है, भोला भाला है, और वो चालबाजियों से वो मुक्त है। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग 5 की ओर देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 5 क्या है। चलिए, ब्लैथ, ब्लैथ का मतलब होता है प्रसन्न, ब्लैथ का मतलब होता है प्रसन्न। चलिए, ब्लैथ के और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रसन्न वाली बात कह रहे हैं। ब्लैथ का मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी, चीयरफुल। चलिए, इसको हम कह सकते हैं, सॉरी, इसको अगर लिखना है तो कह सकते हैं चीयरफुल। पहले इसका हिंदी पहले नोट कर लें, ठीक है ना। ब्लैथ का मतलब होता है प्रसन्न, बस। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा चीयरफुल, चीयरफुल, हैप्पी। हालांकि इसके ब्लैथ के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक अर्थ को लेके चल रहे हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मोरोस, चिड़चिड़ा, ठीक है ना। इसका जो एंटो हो जाएगा वो होगा मोरोस, चिड़चिड़ा। चलिए, ये मोरोस का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप मोरोस के इस्तेमाल को पढ़िए। ब्लैथ सच कहे ना तो ये एग्जामिनेशन में ये बहुत बार नहीं आया है, मतलब ब्लैथ एक बहुत ही यूज का वर्ड नहीं है, ठीक है ना। हमें यूज की तरफ जाना है, ऐसा प्रतिष्ठा में हमें नहीं रहना कि नहीं ब्लैथ तो पढ़ेंगे क्योंकि किताब में दिया है, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें यूज को देखना चाहिए कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा यूज का वर्ड है। तो अभी यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखा गया है, इसमें मोरोस का ना बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। और यदि कोई व्यक्ति अगर मोरोस टाइप का है, यानी कि वो चिड़चिड़ा है, खड़ा उखड़ा रहता है, हमको कहना है कि आज तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो, हमको कहना है कि आज तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो। कोई पूछ रहा है किसी से चिड़चिड़े क्यों हो, चलिए, ठीक है ना। तो ये पूछेगा वाई आर यू सो, ठीक है ना। चलिए, मोरोस टुडे, वाई आर यू सो मोरोस टुडे। चलिए, तो ये हमारा मोरोस का यूज रहा। मोरोस के यूज को पढ़िए, ये काम का चीज है, ठीक है ना। ब्लैथ बहुत बार एग्जाम्स में नहीं आया है। चलिए, वर्ड नंबर हम 6 की तरफ मूव करते, देखते हैं कि वर्ड नंबर 6 क्या है। वर्ड नंबर 6 है कंजस्टेड। देखिए, कंजस्टेड का मतलब क्या होता है, यदि कोई जगह कंजस्टेड है तो वो उसमें केवल फुल ऑफ ट्रैफिक है, खाली उसमें गाड़ी का मतलब एकदम पैक है, आप ऐसे समझ लीजिए, एकदम ठेलम ठेल है, ठीक है ना। कंजस्टेड का मतलब जिसमें कोई जगह एकदम पैक्ड है, एकदम संकीर्ण हो गया, इसको आप समझिए कि फुल ऑफ ट्रैफिक। कंजस्टेड का मतलब होता है संकीर्ण, भीड़ भाड़ से भरा हुआ, संकीर्ण, भीड़ भाड़ से भरा हुआ, भीड़ भाड़ वाला। अगर कोई जगह कंजस्टेड जगह है तो इसका मतलब वो भीड़ भाड़ वाला है। चलिए, इसके लिए हम क्या सिनोनिम्स लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लॉक्ड, है ना, एकदम रास्ता एकदम जाम हो गया है, ठीक है ना। चलिए, हम लिख सकते हैं ओवर क्राउडेड, है ना, ओवर क्राउडेड। चलिए, ये इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसको पहले हटा दिया जाए। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स को देख लेते, क्लियर। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर, ये एल है, ठीक है ना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। अब जैसे कि देखिए, हमको कहना है कि मुंबई की सड़कें बहुत भीड़ भाड़ वाला है, हमको कहना है कि मुंबई की सड़कें बहुत भीड़ भाड़ वाला है। इसको तोड़ के लिखा जाए, देखिए एक्सप्लेनेशन हमेशा कारगर होता है, हमेशा कारगर होता है। सिनोनिम्स तो अपने जगह पर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत हमेशा कारगर रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, फुल ऑफ ट्रैफिक, फुल ऑफ ट्रैफिक। यदि कोई जगह अगर फुल ऑफ ट्रैफिक है, इसका मतलब है कि वो एकदम ट्रैफिक से भरा हुआ है, एकदम कंजस्टेड है। हमको कहना है कि मुंबई की सड़कें काफी भीड़ भाड़ वाली होती है, काफी भीड़ भाड़ वाली होती है। चलिए, कोई सेंटेंस है, हम कैसे लिखेंगे, मुंबई रोड,
मुंबई की सड़कें है ना, जगह के साथ हम एपोस्ट्रोफिस लगाते हैं। मुंबई रोड्स चलिए आर हेवली चलिए है ना कंजस्टेड, आर हेवली कंजस्टेड। तो ये हमारा रहा कंजस्टेड का यूज। वर्ड नंबर 7 की ओर देखते हैं। सातवां वर्ड हमारा क्या है? तो सातवां वर्ड है डिफरेंस। सातवां वर्ड है डिफरेंस। देखिए डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, ठीक है ना। चलिए डिफरेंस अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा, ठीक है ना, आदर या सम्मान, आदर या सम्मान। चलिए अगर आप किसी के प्रति डिफरेंस दिखलाते हैं, आप उसके प्रति आदर दिखलाते हैं, आप उसके प्रति सम्मान दिखलाते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफरेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा रेस्पेक्ट, है ना, रिगार्ड, चलिए है ना, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, स्टीम, और ये सबका हिंदी क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा? डिसरेस्पेक्ट, असम्मान, है ना। अगर आप किसी के प्रति डिसरेस्पेक्ट दिखलाते हैं, आप उसके प्रति अनादर का भाव दिखलाते हैं। इसका जो शुद्ध अगर हिंदी की बात करें तो अनादर होगा। चलिए आप अगर कोई काम किसी के डिफरेंस में करते हैं तो आप उसके सम्मान में करते हैं। हमको कहना है आज भी क्या है, अगर गांवों में अगर आप देखिएगा, हम लोग बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न बन गए हैं, अल्ट्रा एडवांस्ड बन गए हैं, लेकिन आज भी कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां पर औरतें जब बाहर निकलती है तो घूंघट ओढ़ कर निकलती है। हमको ये सेंटेंस के तौर पर बनाना है, ठीक है ना। भले हम लोग बहुत ज्यादा ये हो गए हैं, बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आज भी गांवों में ये परंपरा है। वो परंपरा के सम्मान में ऐसा करते हैं, वो परंपरा शुरू से चलती आ रहा है और वो लोग परंपरा का सम्मान करता है। हमको ऐसा ही कहना है। हम इसको कैसे कहेंगे? अगर इसको अगर हम कहना है कि आज भी महिलाएं, आज भी महिलाएं, ठीक है ना। चलिए गांव के सम्मान में, गांवों के परंपरा के सम्मान में, गांवों के परंपरा के सम्मान में घूंघट ओढ़ती हैं। चलिए घूंघट ओढ़ती हैं, हमको ऐसा लिखना है। चलिए अब यह बड़ा सेंटेंस से घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हिंदी है वैसे वैसे हम लेके चलते हैं। आज भी अगर हमको इतना कहना है तो हम लिख सकते हैं इवन टुडे, चलिए महिलाएं, चलिए वीमेन, चलिए ओढ़ती हैं, वियर, चलिए जैसे जैसे हिंदी लेके चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया। चलिए क्या ओढ़ती हैं? घूंघट ओढ़ती है, वेल्स, वेल्स मतलब घूंघट। चलिए अब ये ओढ़ती है इन, चलिए गांव के परंपरा के सम्मान में, इन द, चलिए परंपरा के हम लोग सम्मान के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे हैं? इन द डिफरेंस, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इन द डिफरेंस टू द कस्टम्स, है ना। परंपरा के लिए वर्ड हो गया कस्टम्स, ठीक है ना। चलिए कस्टम रखते हैं, टू द कस्टम ऑफ, है ना, विलेजेस, ऑफ विलेजेस। गांवों के परंपरा के सम्मान में आज भी महिलाएं जो है वो घूंघट ओढ़ती हैं। चलिए यहाँ पर विलेजेस या अगर एक लेके चलते हैं तो आप ऐसे लेके चल सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल अगर आप नहीं देखते हैं तो आप ऐसे लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। टू द कस्टम ऑफ द विलेज, ये ज्यादा नेचुरल लग रहा है, हिंदी की तरफ नहीं देखिए। चलिए ये हमारा सेंटेंस रहा। तो कोई काम अगर आप किसी के डिफरेंस में करते हैं, आप उसके सम्मान में करते हैं। चलिए अब हमको कहना है अगला जो चीज है कि ये वर्ड नंबर 7 रहा। वर्ड नंबर हम लोग 8 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि 8वां वर्ड हमारा क्या है। 8वां वर्ड हमारा है डिवाउट। देखिए डिवाउट का मतलब क्या होता है? धार्मिक। धार्मिक किस्म के लोग जो होते हैं ना वो डिवाउट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, डिवाउट एडजेक्टिव है और इसका हिंदी हो जाएगा धार्मिक, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिलीजियस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिलीजियस, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिलीजियस, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स भी लोग धार्मिक होते हैं, ठीक है ना। चलिए पायस, तो चलिए ये हमारा धार्मिक, इसका एंटो क्या हो जाएगा? इरिलीजियस, जो अधार्मिक हैं, जो अधर्मी हैं, ठीक है ना, जो धर्म को नहीं मानते हैं। तो धार्मिक का ये क्या हो जाएगा? अधार्मिक, जो धार्मिक से मतलब नहीं रखता है। चलिए हमको कहना है सच्चा हिंदू। देखिए इस तरह का वाक्य कैसे बनेगा? सच्चा हिंदू, सच्चा मुस्लिम, सच्चा सिख। अगर इस तरह से अगर कोई सच्चा अगर आ जाए, सच्चा हिंदू हमको कहना है, सच्चा। अब ये सच्चा हिंदू मुस्लिम जो भी है, सच्चा हिंदू, है ना, अगर हमको कहना है कि गंगा स्नान करते हैं, सच्चा हिंदू गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। चलिए अगर हमको ऐसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सच्चा झूठा के लिए ट्रू और फॉल्स नहीं, यहाँ पर डिवाउट हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे? डिवाउट हिंदूज, डिवाउट हिंदूज, है ना। चलिए डिप्स इन द होली वाटर ऑफ, इन द होली वाटर ऑफ, ठीक है ना। चलिए ऑफ द गंगाज,
ऑफ द गैंगेस, ऐसे लिखा जाता है। चलिए, तो ये हमारा सेंटेंस रहा। यदि कोई व्यक्ति अगर डिवाउट है तो वो धार्मिक किस्म का है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिलीजियस, ऑर्थोडॉक्स, पायस। और ये सच्चा हिंदू, सच्चा मुस्लिम जो भी होगा वो सभी के सभी डिवाउट से बनेंगे। चलिए हम लोग वर्ड को आगे लेके चलते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा था 8, वर्ड नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखते हैं कि वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड्स देखिए अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। केवल हम ब्लैथ को ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही जबरदस्त वर्ड नहीं है, लेकिन उसको छोड़ करके शेष वर्ड, अभी हम लोग 8 वर्ड किए हैं और 8 वर्ड में जो 7 वर्ड्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है डिसबैंड। देखिए डिसबैंड का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई संस्था, कोई ग्रुप, कोई समूह को अगर डिसबैंड करते हैं, आप उस पर ताला चढ़ा देते हैं, आप उसको निरस्त कर देते हैं, आप उसको भंग कर देते हैं, आप उसको खत्म कर देते हैं। पहले आप इसको समझिए, ये किसी संस्था समूह के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। संस्था खत्म कर देना, संस्था भंग कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह के चीजों को आप अगर बंद करते हैं, भंग करते हैं, तो आप डिसबैंड करते हैं। इसका हिंदी होता है बंद करना। अगर सिंपल भाषा में ताला चढ़ा देना, बंद करना, भंग करना, ठीक है ना, नष्ट कर देना, आप उसको जो कह लीजिए, नष्ट कर देना, ये इसके सारे हिंदी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, चलिए डिसॉल्व, बहुत बढ़िया वर्ड है। अगर आप कोई चीज को डिसॉल्व करते हैं, आप उसे नष्ट कर देते हैं। सीज, सीज का मतलब होता है ना बंद कर देना, स्टॉप कर देना, अब वो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ब्रेक एक कॉमन वर्ड है, ब्रेक एक कॉमन वर्ड है। अब इसे सेंटेंस से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए तो अगर हमको कहना है कि पाकिस्तान पर आतंकवादी कैंपों को, जितना ये आतंकवादी कैंप चलते हैं पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान पर आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का, ठीक है ना, दबाव बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। हमको ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है कि पाकिस्तान पर आतंकवादी कैंप जो पाकिस्तान ने जो खोल रखे हैं, दुनिया भर के जो संस्थाएं हैं, अमेरिका जैसे देश है ना, वो इस पर दबाव बना रहा है कि भाई तुम अब अपना आतंकवादी कैंप को नष्ट कर दो, खत्म करो उसे। अब ये कैंप क्या है, समूह है, ठीक है ना, आतंकवादियों का समूह है। तो जब आप कोई संस्था समूह को जब बंद करते हैं तो आप उसको डिसबैंड करते हैं। चलिए तो हम कैसे लिखेंगे, पहले दबाव बढ़ता जा रहा है, इसको पहले बनाएंगे। चलिए प्रेशर इज माउंटिंग, इसको कैसे लिखा जाए, प्रेशर इज माउंट मतलब बढ़ना, ठीक है ना। चलिए प्रेशर इज माउंटिंग, चलिए ऑन पाकिस्तान, ये किस बात का प्रेशर बढ़ते जा रहा है उस पर, टू डिसबैंड, बंद करने के लिए, टू डिसबैंड, ठीक है ना, टेररिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट कैंप भी लिख सकते हैं या ग्रुप जो भी कह लीजिए आप। चलिए मैंने कैंप से लिख दिया। तो ये हमारा डिसबैंड का यूज रहा। अगर आप कुछ को डिसबैंड करते हैं, आप उसे नष्ट कर देते हैं। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं, वर्ड नंबर, इसका थोड़ा सा एंटो कर लिया जाए, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा एंटो कर लिया जाए, एंटो मिस हो गया है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, असेंबल, इकट्ठा करना, बंद करने का ना। असेंबल का मतलब अगर आप क्या होता है, कोई चीज को असेंबल करके एक नया चीज बनाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर का क्या होता है, असेंबलिंग होता है, उसका पार्ट्स का असेंबलिंग होता है। तो असेंबल या गैदर इसका जो होगा ना, इसका एंटोनिम्स होगा, ठीक है ना। एकत्र करना है ना, एकत्र करके कुछ बनाना, एकत्र करके कुछ बनाना। चलिए तो ये हमारा डिसबैंड का एंटो रहा, असेंबल और गैदर। वर्ड नंबर हम लोग आते हैं 10 की तरफ, देखते हैं वर्ड नंबर हमारा 10 क्या है। बहुत अच्छा वर्ड है, वन वर्ड के लिए तो समझिए कि वरदान है। इसको पढ़ेंगे ड्रजरी, ठीक है ना। देखिए ड्रजरी क्या होता है ना, कोई बहुत नीरस भरा काम, हार्ड एंड बोरिंग वर्क, इसका एक्सप्लेनेशन ही इसका आंसर है। हार्ड, बहुत नीरस भरे काम को ड्रजरी कहते हैं, ठीक है ना। नीरस भरा काम, कोई काम है जो नीरस भरा है तो उसको ड्रजरी कहेंगे। चलिए इसको आप सिंपल भाषा में कहें, नीरस भरा काम। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ही लिख देते हैं। चलिए सिनोनिम्स तो कोई है नहीं, हालांकि हार्ड एंड, इसका क्या हो जाएगा अगर एक्सप्लेनेशन लिखे तो, हार्ड एंड बोरिंग वर्क, कोई हार्ड और बोरिंग वर्क को हम ड्रजरी कहते हैं। चलिए नीरस भरा कार्य। वर्ड नंबर 11 की ओर आते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 11 क्या है। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है आदेश, जो राजा के जो आदेश, प्रधानमंत्री के आदेश, व्यक्ति जो पावर में होता है वो जो आदेश जारी करता है, उसके लिए वर्ड एडिक्ट। थोड़ा ध्यान दिया जाए, एडिक्ट किसके लिए है, एडिक्ट उसके लिए जो पावर में है, ठीक है ना, एडिक्ट उसके लिए जो पावर में है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडिक्ट क्या है, ये नाउन है। ये वर्ड नंबर हमारा 11 है। चलिए एडिक्ट का मतलब होता है आदेश, ठीक है ना। चलिए अब आदेश करने के लिए डिक्री, बढ़िया, इसका सिनोनिम से डिक्री। चलिए कमांड,
डिक्री या कमांड, लेकिन कमांड किसके द्वारा ये होगा, ठीक है ना, आदेश, आदेश किसके द्वारा होगा, जो पावर में है ना, वैसे व्यक्ति द्वारा जो पावर में है, वैसे व्यक्ति द्वारा जो पावर में है, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे राजा, ठीक है ना। ये क्या, ये जो आदेश जारी करेंगे इनके आदेश को क्या कहेंगे, इनके आदेश को है ना एडिक्ट कहेंगे। जैसे देखिए अशोक ने एक आदेश जारी किया, बोला कि जानवरों को नहीं मारना है, प्रजा के लिए एक आदेश जारी किया, अशोका ने प्रजा के लिए एक आदेश जारी किया कि आपको जानवर को नहीं मारना है। चलिए इसको हमको कहना है, ठीक है ना, इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अशोका इशूड, है ना, ठीक है ना, हम कैसे लिखेंगे, अशोका इशूड एन एडिक्ट, अशोका इशूड एन एडिक्ट नॉट टू किल, है ना, नॉट टू किल एनिमल्स। चलिए अब अशोका के लिए एडिक्ट क्यों है, क्योंकि अशोका को किंग के रूप में देखा गया है, क्योंकि अशोका को किंग के रूप में देखा गया है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग आते हैं 12 की तरफ, देखते हैं कि 12वां वर्ड हमारा क्या है, एपिथेट, है ना। एपिथेट एक विशेषण होता है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, चलिए उसके गुणों के कारण, है ना, किसी व्यक्ति के गुणों के कारण जो विशेषता जो दिया जाता है ना उसको एपिथेट कहते हैं। एपिथेट का मतलब आप समझिए कि एक उपनाम, है ना, एक उपनाम उस व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है ना, उसके गुणों को देखते हुए। एपिथेट अच्छा भी हो सकता है, एपिथेट बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब एपिथेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बड़ा इसका अजीबो सिनोनिम्स है, ठीक है ना। पहले इसका हिंदी लिखें तो इसका हिंदी लिख सकते हैं विशेषण, या एक शख्स एक लिख सकते हैं उपनाम, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का एपिथेट उसका एक विशेषण होता है, उसके विशेषता को दर्शाता है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स को देखते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव देखिए, एपिथेट एक नाउन है, इसको समझा जाए, एपिथेट एक नाउन है जिसका सिनोनिम्स होगा एडजेक्टिव, जिसका सिनोनिम्स होगा एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा अजूबा लग रहा है, एपिथेट एक नाउन है जिसका सिनोनिम्स होगा एडजेक्टिव। अगर कोई व्यक्ति अगर आप किसी व्यक्ति को अगर एपिथेट देते हैं तो आप उसको एक तरह से विशेषण देते हैं, ठीक है ना। सॉब्रिक्वेट, सॉब्रिक्वेट, ठीक है ना, उपनाम आप कह लीजिए। चलिए तो ये एपिथेट है, अगर आप किसी को एपिथेट देते हैं तो आप उसको एक तरह से उपनाम देते हैं, एक तरह से उसको विशेषता वाला पद भी देते हैं, वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमको कहना है 420, 420 भाई क्या है, 420 क्या है, हम किसी व्यक्ति को 420 कहते हैं तो 420 क्या है, एक विशेषण है ना। अगर हम किसी को कहते हैं 420, है ना, अगर 420 शब्द कह दिए तो इसका मतलब है कि वो खराब किस्म का आदमी है, चोर चुक्कड़ है, ठीक है ना। तो या अगर आप किसी को एपिथेट देते हैं 420 का तो ये आप उसको एक विशेषता वाला नाम देते हैं, और ये चूंकि बदनाम वाला ना है, ये थोड़ा अच्छा थोड़े है, इसको कहेंगे नोटोरियस एपिथेट, है ना। 420 को क्या कहेंगे, नोटोरियस एपिथेट, यानी कि एक वैसा एपिथेट जो गलत मामलों में इस्तेमाल होता है। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं 13 की तरफ, वर्ड नंबर आते हैं हम लोग 13 की तरफ। 13 वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है ना, थोड़ा सा साफ लिख देते 13। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वह है 13। चलिए 13 में क्या है ना, एक्सटर्मिनेट। चलिए देखिए एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, लोगों को मार देना, लोगों को मार देना, है ना, कत्ल कर देना, लेकिन उनके धार्मिक जाति के कारण, उनके धर्म और जाति के कारण। देखिए अगर आप किसी को धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर मारते हैं तो आप उसको एक्सटर्मिनेट कहते हैं, सफाया करना। आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, सफाया कर देना, पूरा का पूरा धर्म या समूह को सफाया करना एक्सटर्मिनेशन होता है। चलिए एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि व्यापक तौर पर हत्या करना। इसका सिंपल ये होता है मार देना, हत्या करना, हत्या करना, मार देना, कत्ल करना, कत्ल करना, लेकिन किस कारण से, आपके धर्म के कारण से, आपके जाति के कारण से। अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो ऐसा होता है तो मारने के लिए वर्ड क्या, एक्सटर्मिनेट होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स है मासाकर, है ना, इसका सिनोनिम्स है मासाकर। चलिए अगर आप किसी को अगर एक्सटर्मिनेट करते हैं, आप उसको खत्म कर देते, एनिहिलेट, बढ़िया वर्ड है, एनिहिलेट टॉप क्लास का वर्ड है। चलिए है ना, आप उसको एकदम खत्म कर देते, आप उसका सफाया कर देते, वाइप आउट। चलिए अगर हमको ये कहना है एक सेंटेंस के तौर पर, इसको देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है भाई, धर्म के कारण। आप हिंदू हैं, आप नॉन मुस्लिम से तो आप मारे जाइएगा। ईसाइयों को मारा जा रहा है, अगर हिंदू आ जाए, ईसाई आ जाए, बौद्धिस्ट आ जाए, ठीक है ना, तो इस तरह के जो वर्ड के लिए ना किल शब्द नहीं इस्तेमाल होगा,
क्योंकि ये लोग मारे जा रहे हैं अपने धर्म की वजह से, अपने जाति की वजह से। तो पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हमको सिंपल तरह से बनाना है। कैसे लिखेंगे इसको? हिंदूज। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हिंदूज आर बीइंग, किल नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं किल नहीं, यहां पर इनका सफाया हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आज अफगानिस्तान से तो खत्म हो ही गए हैं। चलिए कैसे लिखेंगे? हिंदूज आर बीइंग एक्सटर्मिनेटेड। चलिए इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का लीजिए, आप इसमें बांग्लादेश भी जोड़ सकते हैं। ये जहां जहां ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ना, इनके धर्म के कारण इनको मारा जा रहा है। तो ये वर्ड जो होगा एक्सटर्मिनेट से बनेगा। चलिए अब हमारा ये वर्ड नंबर 13 था, वर्ड नंबर 14 की तरफ आते हैं। देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है। वर्ड नंबर 14 कह रहा है इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट का मतलब क्या होता है? देखिए एक साइंस का इंपोर्टेंट होता है, हम वो आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम इंग्लिश का इंपोर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं। इंपोर्टेंट का मतलब होता है बेअसर, कमजोर, लेकिन क्या कोई नियम कानून, नियम तो बन गया लेकिन नियम को ना प्रभावशाली नहीं बनाया गया, नियम पावरफुल नहीं था, तो वो नियम इंपोर्टेंट लॉ था, इंपोर्टेंट रूल था। ठीक है ना। चलिए इंपोर्टेंट का मतलब आप ऐसे समझिए है ना, निर्बल, बेअसर, लेकिन कोई नियम कानून, है ना, निर्बल, बेअसर। जैसे अगर हमको कहना है कि देखिए अपराधी अपराध करते रहे, आप पुलिस मतलब मुंह देखती रही, तो पुलिस क्या थी? बेअसर थी, पुलिस इंपोर्टेंट थी। चलिए तो इंपोर्टेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पावरलेस, इनइफेक्टिव। ठीक है ना, पावरलेस ना कह सकते हैं, इनइफेक्टिव जो कि असरदारक ना हो। चलिए अब इसका एंटो बनाना है, तो इसी में से हम एंटो बना सकते हैं। शक्तिशाली हमको कहना है, पावरफुल है ना, इफेक्टिव, असरदारक। आप यहीं से कुछ करके आप एंटो बना सकते हैं। ये वर्ड हटा दीजिए, एंटो तैयार है। चलिए तो पावरफुल और इफेक्टिव इसके एंटोनिम्स होंगे। इसका हिंदी लिख सकते हैं मजबूत, असरदारक। चलिए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहा। वर्ड नंबर हम आते हैं 15 की तरफ। देखते हैं कि हमारा 15वां वर्ड क्या है? इंसिडेंटल। देखिए यदि कोई चीज अगर इंसिडेंटल है तो वो बहुत ही महत्व का नहीं है, है ना, जो कम महत्व का, गौण, कभी आपने सुना होगा गौण, अनुसांगिक। ठीक है ना, तो ये चीज होता है इंसिडेंटल होता है। चलिए इंसिडेंटल का मतलब जुड़ा हुआ, किसी चीज से जुड़ा हुआ। इसका दो हिंदी हो जाएगा, जुड़ा हुआ। एक तो इसका हिंदी हो जाएगा जुड़ा हुआ, और एक इसका हिंदी हो जाएगा, है ना, जो ज्यादा महत्व का नहीं तो गौण, आप उसको गौण कह लीजिए। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जुड़ा हुआ के लिए कनेक्टेड विथ, जुड़ा हुआ के लिए कनेक्टेड विथ, और गौण के लिए जो ज्यादा महत्व का नहीं तो सेकेंडरी। यदि कोई मैटर है, यदि सेकेंडरी मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सेकेंडरी है ना, टॉप क्लास का वर्ड है। यदि कोई मैटर, आप इंसिडेंटल पर ज्यादा फोकस मत रखिए, आप सेकेंडरी को पढ़िए। यदि कोई चीज सेकेंडरी है यानी कि वो खास महत्व का नहीं है, और जो खास महत्व का है वो प्राइमरी है। अगर कहा जाए कि सेकेंडरी का एंटो क्या होगा, थोड़ा सा हम विशेष बात करेंगे यहाँ पर। अगर हमको कहना केवल सेकेंडरी पर, देखिए हमारा पूरा फोकस में इंसिडेंटल को नहीं देख रहा हूं, मुझे सेकेंडरी देखना है। तो सेकेंडरी के अगर एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्राइमरी। कोई मैटर आपके लिए अगर महत्व का है तो प्राइमरी है, और कोई मैटर आपके लिए महत्व का नहीं है तो सेकेंडरी है। जैसे एक के स्टूडेंट के लिए पढ़ाई क्या है? प्राइमरी चीज है, प्राइमरी चीज। और बाकी जितने चीज हैं, पढ़ाई को छोड़कर के बाकी जितने भी चीज है वो क्या होना चाहिए? सेकेंडरी। तो आप इंसिडेंटल की तरफ, इंसिडेंटल, ये देखिए ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा यूज का वर्ड नहीं है। अभी तक हम लोगों ने दो वर्ड देखा जो ज्यादा यूज का वर्ड नहीं है, एक है ब्लैथ और एक है इंसिडेंटल। ये बहुत यूज का वर्ड किताब में है तो मैं एज ए पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन ये बहुत ही आप ऐसे समझिए कि बहुत यूज का वर्ड नहीं है। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हमें दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यदि कोई चीज सेकेंडरी है तो वो गौण है, मतलब खास महत्व का नहीं है, और कोई चीज प्राइमरी है तो अति महत्वपूर्ण है। प्राइमरी का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, प्राथमिक। चलिए हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो ये इसका एंटो कर लेते हैं, इंसिडेंटल का एंटो कर लेते हैं। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा भाई? इसका एंटो हो जाएगा एसेंशियल, आवश्यक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एसेंशियल, आवश्यक। लेकिन अभी भी हमें फोकस देना है प्राइमरी और सेकेंडरी को। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 16 में आते हैं, है ना, वर्ड नंबर हम लोग 16 में आते हैं। तो 16 में वर्ड है मोमेंट्री। देखिए यदि कोई चीज अगर मोमेंट्री है तो वह क्षणिक है ना, अल्पकालिक है, जो थोड़े समय के लिए रहे, है ना, जो थोड़े समय के लिए हो वो क्या होता है? वो मोमेंट्री होता है ना। जो मोमेंट्री का मतलब है क्षणिक, अल्पकालिक, क्षणिक, अल्पकालिक। यदि कोई चीज अगर मोमेंट्री है तो वो ज्यादा समय का नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते मैं एक आधा मिनट के लिए रुक गया,
अब देखिए फिर बोलने लगा, तो ये मेरा पॉज, पॉज का मतलब रुक जाना, ठीक है ना। ये मेरा पॉज कौन सा पॉज रहा, मोमेंट्री पॉज रहा, थोड़ा सा समय के लिए मैं रुका। ये पॉज के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मोमेंट्री पॉज होता है, मतलब मोमेंट्री पॉज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं मोमेंट्री पॉज का मतलब तो थोड़े समय के लिए रुक जाना, ठीक है ना। मोमेंट्री पॉज का मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए रुक जाना को कहते मोमेंट्री पॉज, ठीक है ना। चलिए जैसे बातचीत हो रहा था, अब बातचीत के दौरान ना थोड़ा सा मतलब ब्रेक हो गया, इसको कैसे कहेंगे, देयर वाज, अगर इसी को बनाना है, देयर वाज मोमेंट्री पॉज, देयर वाज मोमेंट्री पॉज इन कन्वर्सेशन, इन कन्वर्सेशन, यानी कि जो पॉज, जो रुकावट था वो थोड़े समय के लिए था, लंबा रुकावट नहीं था। चलिए इसके सिनोनिम्स को पहले चेक कर लेते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा। चलिए इसके सिनोनिम्स को देखते थे, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, चलिए जो थोड़े समय के लिए हो, ब्रीफ। चलिए एफिमेरल, एफिमेरल, देखिए ये सब इसके क्या है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ये सभी के सभी जो है ना मोमेंट्री के सिनोनिम्स हैं। फ्लीटिंग, ये सब का मतलब होता है क्षणिक। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना, अगर कोई चीज अगर मोमेंट्री है तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लास्टिंग, टिकाऊ, जो लंबा समय तक चले। अगर कोई चीज लास्टिंग है तो इसका मतलब है कि वह लंबा समय तक चलने वाला है, टिकाऊ या लंबा समय तक चलने वाला। चलिए तो ये हमारा मोमेंट्री का एंटो रहा। चलिए मोमेंट्री पॉज का मतलब क्या है, थोड़े समय के लिए रुक जाना, थोड़े समय के लिए रुकना। ये होता है मोमेंट्री पॉज। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 17 में, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 17 क्या, मोमेंटस। चलिए हमारा बहुत अच्छा ये वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज मोमेंटस है तो वो चीज अति महत्वपूर्ण है। यदि कोई चीज मोमेंटस है तो वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा। जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, वो फैसला जो भविष्य को प्रभावित करे। कुछ आज हमारे समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन क्या करेगा, हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो जो चीज भविष्य को प्रभावित करे वो मोमेंटस होता है, ठीक है ना। चलिए मोमेंटस का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें मोमेंटस का हिंदी, तो इसका हिंदी हो जाएगा अति महत्वपूर्ण। चलिए इसका सिनोनिम्स थोड़ा सा देख लेते हैं, मोमेंटस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इंपॉर्टेंट। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इसका एंटो हो जाएगा मोमेंट, साइन हो जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, क्रूसल, इसके सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसका हिंदी होगा अति महत्वपूर्ण। चलिए अब इसका एंटो आप खुद बना सकते हैं, इसका कोई खास हमें ज्यादा मेहनत करनी, इसी में कुछ जोड़ करके है ना, इसी में कुछ जोड़ करके इसका एंटोनिम्स बन सकता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, अनइम्पॉर्टेंट, इसका एंटोनिम्स बन जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट। चलिए अब इसका थोड़ा सा देखते हैं, इसका फ्रेजेस क्या क्या है, कौन किस किस तरह के फ्रेज में इस्तेमाल होता है इसके। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटस, देखिए महत्वपूर्ण फैसले हमको कहना है, कैसे लिखेंगे, मोमेंटस डिसीजन। हमको कहना है महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, मोमेंटस चेंज। तो ये सारे ये चीज मोमेंटस से बनाना है, ठीक है ना। अहम फैसले, अहम फैसले हिंदी में क्या लिखता, अहम फैसले लिए गए, वो क्या है आपका मोमेंटस, वो डिसीजन है। मोमेंटस चेंज है, मोमेंटस डे होता है, यादगार दिन, ये सब क्या होता है, अति महत्वपूर्ण दिन, तो ये होते हैं मोमेंटस डे होते हैं। चलिए अब हमारा 18 में है ओवरचर। हमारा 18वां जो वर्ड है ना, ये 17वां वर्ड था, ये 18वां वर्ड आते हैं। देखिए हमारा 18वां वर्ड ओवरचर। हमारा 18वां वर्ड है ओवरचर्स। ओवरचर्स है ना, हम हमेशा प्लुरल में आता है। ओवरचर्स का मतलब क्या होता है ना, आपको कोई चीज के लिए पहल करते हैं ना, उस पहल का अंग्रेजी है ओवरचर। तो आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, पहल है ना, वो व्यापार बढ़ाने के लिए, संधि करने के लिए जो एक देश दूसरे देश के साथ जो पहल करता है वो होता है ओवरचर्स। हो सकता है कि आप मेरे पहल को ठुकरा भी सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि आप मेरे पहल को ठुकरा भी सकते हैं। चलिए अब इसको क्या, इसका सिनोनिम्स हम दे सकते हैं, तो अप्रोच, इसका सिनोनिम्स दे सकते हैं अप्रोच, ठीक है ना। अच्छा शांति के लिए किया गया पहल, एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, शांति के लिए किया गया पहल, शांति का पहल। अब इस शांति का पहल का अंग्रेजी क्या होता है, बार बार आपको पेपर वगैरह में देखने को मिलेगा, तो ये होता है पीस ओवरचर,
ये होता है पीस ओवरचर, और ओवरचर नहीं, ये हमेशा नॉर्मली प्लुरल फॉर्म में आता है, पीस ओवरचर्स, ठीक है ना। चलिए वर्ड नंबर हम लोग आते हैं 19, वर्ड नंबर हम लोग आते हैं 19 की तरफ। देखते हैं कि हमारा 19वां वर्ड क्या है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परपिट्रेट बहुत जबरदस्त वर्ड है। देखिए परपिट्रेट का मतलब क्या होता है, करना और कुछ गलत करना। अगर आप कोई चीज को परपिट्रेट करते हैं तो अपराध जैसा आप काम करते हैं, करना और गलत मामलों में। परपिट्रेट का सरल अगर अर्थ कहें करना, लेकिन गलत मामलों में, गलत मतलब मामलों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब ये परपिट्रेट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैरी आउट, कमिट, कैरी आउट, कमिट, है ना, ये कैरी आउट, कमिट, करना। चलिए एक्सक्यूट, करना, ये सभी करने के अंग्रेजी है, ठीक है ना। परपिट्रेट का गलत मामलों में इस्तेमाल होता है। जैसे देखिएगा, हमको कहना है अपराध करना, अगर हमको कहना है अपराध करना, तो अपराध करने के लिए वर्ड क्या है, परपिट्रेट। हमको कहना है अपराध करना, परपिट्रेट, तो परपिट्रेट ए क्राइम। हमको कहना है जालसाजी करना, हमको कहना है जालसाजी करना, तो जालसाजी करने के लिए क्या लिखेंगे, परपिट्रेट फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब जालसाजी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के करने के लिए जो वर्ड होता है ना, वो क्या होता है, अच्छा अत्याचार करना, अत्याचार करना कैसे लिखेंगे, है ना, परपिट्रेट एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वो यूज में आते हैं। उसने कई तरह के जालसाजियां किया, फ्रॉड, परपिट्रेट फ्रॉड, है ना, उसने लोगों पर अत्याचार किया, ठीक है ना, तो परपिट्रेट एट्रोसिटी अगर हमको कहना है। चलिए इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं, उसने लोगों पर जुल्म ढाया। देखिए ये तो हिंदी का मुहावरा जैसा है ना, जुल्म ढाया, ढाया में मतलब जाइए, जुल्म ढाना का मतलब होता है अत्याचार करना। जुल्म ढाना को अगर सरल शब्दों में कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा अत्याचार करना। उसने लोगों पर जुल्म ढाया, हमको यही लिखना है, तो ही कैसे लिखेंगे, ढाना के लिए, करने के लिए, परपिट्रेट ना पढ़ रहे हैं, ही परपिट्रेटेड। चलिए एट्रोसिटीज, और जुल्म एक तरह के नहीं कई तरह के होते हैं, तो ये प्लुरल फॉर्म में जाएगा। देखिए तो ये कैसे बन रहा है, ही परपिट्रेटेड एट्रोसिटीज ऑन पीपल, उसने लोगों पर जुल्म ढाया। चलिए तो ये हमारा वर्ड नंबर 19 क्लियर है। वर्ड नंबर आते 20 की तरफ, देखते हैं कि 20वां वर्ड हमारा क्या है। तो 20वां वर्ड है परपेचुएट, परपिट्रेट एंड परपेचुएट। देखिए परपेचुएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ना लंबा समय तक जारी रखना, बनाए रखना, लंबे समय तक बनाए रखना। अगर कोई चीज को अगर आप परपेचुएट करते हैं तो लंबा समय तक आप उसे बना के रखते हैं, है ना। इसको आप सिंपल भाषा में कहिए, लंबे समय तक बना के रखना, लंबे समय तक बनाए रखना या जारी रखना, बनाए रखना या जारी रखना, ये आपका हो गया परपेचुएट। अगर आप कोई चीज को परपेचुएट करते हैं, आप उसे लंबे समय तक बना के रखते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स को देख लिया जाए तो कीप अलाइव, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कीप अलाइव, सस्टेन, ठीक है ना, या कंटिन्यू, अगर सिंपल भाषा में कहे तो कंटिन्यू। चलिए तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में इतनी सी बात हुई। हम लोगों ने पूरे लेसन 12 के सारे 20 वर्ड्स को हम लोगों ने देख लिया है। ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2 वर्ड को नहीं देखें तो काम चलेगा, एक वर्ड है ब्लैथ और एक वर्ड इंसिडेंटल। बाकी के सभी 18 वर्ड्स सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलेंगे। आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, आप अपने ओपिनियन को जरूर दें ताकि हमें चीजों को और अच्छे करने में मदद मिले। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।